1946 की ये घटना है और हमारे तमाम राष्ट्रवादी लोग खुद ही लिखते हैं, खुद ही पढ़ते हैं, किसी दूसरे की किताब नहीं पढ़ते। इसलिए जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो सनातन के खिलाफ हैं, आप उनको बौद्धिक रूप पे काउंटर नहीं कर पाते। आपके रेफरेंसेस बहुत कमजोर होते हैं, लिहाजा आपके साथ जन समर्थन नहीं होता। आज से 3.5 साल पहले जब मैंने नौकरी से इस्तीफा दिया तो सिर्फ एक ही मैंने लाइन तय की, मैं अपनी तरफ से कोई नई बात नहीं कहूंगा। तथ्यों के साथ, रेफरेंस के साथ जो लोग राष्ट्र के विरोधी रहे हैं, जो हिंदुत्व के विरोधी रहे हैं, जो सनातन के विरोधी रहे हैं, जो सरदार पटेल के विरोधी रहे हैं, जो सुभाष के विरोधी रहे हैं, उन सब की द्वारा लिखी किताबों का ही रेफरेंस दूंगा। इसलिए अगर आप उस घटना को याद करें कि जब अंग्रेजों ने यह तय कर लिया था कि हमें भारत से जाना है, तो एक अंतरिम सरकार का गठन होना था। यह घटना आपने कई बार सुनी होगी। और उस अंतरिम सरकार के गठन में उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, हिंदुस्तान का सबसे जाहिल आदमी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था। सबसे ज्यादा जाहिल आदमी, जो न कभी स्कूल गया, न कॉलेज गया, न विश्वविद्यालय गया, और जिसका जन्म भी भारत में नहीं हुआ, जिसका जन्म 1888 में मक्का में हुआ। उनकी मां मदीने की थी। 1888 में जो आदमी मक्का में पैदा हुआ वो 1902 में भारत आया। 1906 में मुस्लिम लीग बनी। और हमें ऐसे ही लोगों को चुनने की जरूरत थी, क्योंकि सत्ता पे ट्रांसफर ऑफ पावर के माध्यम से अंग्रेजों के दलाल भारत की सत्ता पे बैठे थे। 1946 का चुनाव, उसका रिजल्ट अगर आप आज पढ़ लें, अगर जान लें, तो आज के भारत के सामने जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, आप उसकी जड़ समझ जाएंगे। हमारे नेता उन समस्याओं को नहीं बताना चाहते, क्योंकि वो राजनीतिक लोग हैं। राजनीतिक लोगों का अपना स्वार्थ होता है। लिहाजा मैं कभी राजनीतिक लोगों को दोष नहीं देता, क्योंकि जिस प्रणाली को आपने चुना है वो बगैर झूठ बोले उसमें सत्ता पे कोई पहुंच ही नहीं सकता। मेरी शिकायत, मेरी अर्ज उन सामाजिक संगठनों से है जो सीधे तौर पे सत्ता में उनकी कोई भागीदारी नहीं है, और जिन्होंने ये बीड़ा उठाया हुआ है कि हम सनातनी हिंदू को मजबूत करेंगे, हिंदुओं के अंदर आई कमियों को दूर करेंगे। मेरा सवाल उनसे है, 1946 के चुनाव का जरा एक विश्लेषण करें। 1946 में जब चुनाव हुआ तो उस वक्त जो पूरे देश में असेंबलीज की गिनती 1585 थी, उस 1585 सीटों में से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी, मुझे पड़ी रही। एक तरफ उन्होंने डायरेक्ट एक्शन किया, दूसरी तरफ आप इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं, और तीसरी तरफ मुस्लिम लीग के लोग भारत में यह भी तय कर रहे हैं कि वंदे मातरम कितना पढ़ा जाना चाहिए, कितना नहीं पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए इन यथार्थ को अगर आप देखें तब आपको पता चलेगा कि 1946 में दिल्ली में एक जघन्य अपराध हुआ, और आप ही की इस धरती के एक वीर सरदार वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ आप ही के राज्य के राष्ट्रपिता उसमें शामिल थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना जाएगा वही भारत का प्रधानमंत्री होगा। ये 1946 में चल रहा है, और 15 अगस्त 1947 को हम भारत की आजादी की गीत गा रहे हैं। 15 राज्य असेंबलीज ने जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को चुनने के लिए अपने मत भेजे, तो एक वोट मिला पट्टाभी सीतारमन को,
दूसरा मिला जेपी कृपलानी जी को, बाकी सारे सरदार पटेल को मिले हैं। लेकिन आप षड्यंत्र देखिए, आज भारत में राजनीति को समझना आसान काम हो गया है। आज के दौर से अगर चश्मे से देखें तो आपको लगेगा कि जिन्हें आप बहुत महान समझते हैं उन्होंने अपना एजेंडा लागू किया और कहा कि नए अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो जब आपने मौलाना आजाद से इस्तीफा मांग लिया था और नए अध्यक्ष का चुनाव होना था, तो आप ये जानते थे कि आपकी बुजुर्गी, आपका कद ऐसा था कि लोग आपके कद की कारण जो बात कहना चाहते थे नहीं कहते थे, लेकिन उसे आपने अपना एक हथियार बना लिया। इन्हें चुनाव की प्रक्रिया से और कागज को वापस भेज दिया। उन्होंने अपना मत व्यक्त कर दिया कि मैं इस्तीफा नहीं देना चाहता। उसके बाद उन्होंने नेहरू से कहा कि नेहरू, 15 मतों में से तुम्हें एक भी मत नहीं मिला है। इन असेंबली की चॉइस है सरदार पटेल। तो क्योंकि नेहरू जी की मक्कारी के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। नेहरू जी ऐसे खामोश बैठे रहे जैसे भोला बच्चा कुछ नहीं जानता है। उनमें इतनी भी जुर्रत, मॉरल करेज नहीं था कि वो ये कहते कि आप सरदार पटेल को बना दीजिए अगर उनको वोट मिले हैं। वो जानते थे कि मेरी चुप्पी ही मेरा हथियार बनेगी। आप सोचिए कि गांधी जी ने दोबारा बाकायदा जेपी कृपलानी से कहा कि सरदार से कहो इस्तीफा लिख दे। उस पूरे बातचीत का जो पूरा विजुअल क्रिएट होता है, जो जेपी कृपलानी लिखते हैं कि सरदार बहुत गुस्से में थे, लेकिन क्यों? कि वो इस धरती के लाल थे और सीधे तौर पर 24 कैरेट के राष्ट्रवादी थे, इसलिए गांधी का अपमान नहीं करना चाहते थे, इस्तीफा लिख दिया। और सरदार पटेल की झूठन पे देश का पहला प्रधानमंत्री जवाब। इन 30 पन्नों को मेरी किताब में जोड़ देना। एक आदमी जीते जी सच नहीं बोल पाया, पूरा कैरियर उसका झूठ पे रहा। वो भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना। 1988 में सुप्रीम कोर्ट में ओरिएंटल पब्लिकेशन के बीच में मुकदमा चला। सुप्रीम कोर्ट ने उन 30 पन्नों को नई किताब में ऐड करने की परमिशन दी और 1990 में वो किताब दोबारा से छप के आई। उसमें वो 30 पन्ने ऐड कर दिए गए। उसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो आदमी जीते जी सच नहीं बोल पाया, वो भारत के बच्चों को सच पढ़ाने का शिक्षा मंत्री था। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने जब मुझसे इस्तीफा, तो आपने यकायक रातों रात फैसला कर दिया कि जो आदमी 1958 में जिसकी डेथ हो गई थी, उसका मूल्यांकन आपको 2092 में पॉलिटिकल रिलेवेंस के थ्रू मिला और खटाक से आपने उसको भारत रत्न दे दिया। और ये सिलसिला रुका नहीं। आज हम जब ये बात करते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर ये किताब कैसे पढ़ा दी गई, आज हम ये बात करते हैं कि भारत के इतिहास में आपके इस चौक के सबसे बड़ी विडंबना, चुनौती, खतरा इस बात का है कि आपको शत्रु बोध नहीं है। आप शत्रु का बनाया हुआ नारा, उसका बनाया हुआ नैरेटिव बिना सोचे समझे, बिना जाने, जिस विषय की जानकारी नहीं है, जिस लैंग्वेज की जानकारी नहीं है, जिस मजहब की जानकारी नहीं है, लेकिन हमने ठेका लिया हुआ है कि हम वो झूठ सिर्फ सनातनी हिंदू को दिन रात बोलेंगे। इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती से
मैं जो भी कुछ कह रहा हूं तथ्यों पे आधारित है, किताबों का रेफरेंस है, डेट है, टाइम है, पैराग्राफ है, पेज नंबर है। अगर आपने झूठ बोला तो यकीन मानिए आपके जाने के बाद आपके बच्चे आपकी इज्जत नहीं करेंगे, आपकी कब्रों पे आपकी तस्वीरों के सामने फूल नहीं चढ़ाएंगे। उन्होंने गांधी को नहीं देखा, उन्होंने जिन्ना को नहीं देखा, उन्होंने 2021 में आपके झूठ को देखा है। इसलिए आप कुछ न करें, कोई ऐसा काम मैं नहीं कर रहा हूं जो मेरे इतने लंबे इंट्रोडक्शन में बताया गया। एक साधारण परिवार से जैसे हम तमाम सारे लोग आते हैं, मैं भी आया। पत्रकारिता की दौड़ में नौकरी करना, रोजी रोटी की तलाश में मैं भी आया था। मेरा जन्म उस जगह हुआ है जहां आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ था, इसलिए मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है बचपन से लेकर अब तक। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई पूछ सकता है कि आज ही आपने क्यों कहा ना। धर्म बराबर हैं। जब आप ये कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं तो आप गधे और घोड़ों की तुलना करने लगते हैं, आप समुद्र का मिलान नाली से करने लगते हैं। आप सोचिए, आपके खुले रूप में यही मंच पे खड़े होकर मैं कह रहा हूं कि धर्म का मतलब आप क्या समझते हैं? क्या एक महिला राजनीतिक लोगों को झूठ बोलने की खुली छूट होनी चाहिए? यह सच है, क्योंकि जो आपने तरीका चुना है लोकतंत्र का, उस लोकतंत्र में हर एक को खुश नहीं कर सकते। आपकी बात होगी, 10 को अच्छी लगेगी, 50 को बुरी लगने लगेगी। इसलिए बुरे वालों को भी साधना होता है, अच्छे वालों को भी साधना होता है, क्योंकि वोट तो पंचर वाले का भी उतना है जितना एपीजे अब्दुल कलाम का है।